Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is chapter 10 normal labor and delivery. Question number 1. At term the ligaments of the pelvis change. This may result in which of the following to aid the fetal passage. ठीक है. टर्म मतलब ये कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली क्या चीज़ होता है कि ओवरऑल जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिटल पैसेज है वो इजी हो जाता है. उसका रीज़न ये है कि जब लिगामेंट्स रिलैक्स होते हैं, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल जो होते हैं पेल्विक कैविटी वाइड हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ए बी सी ई इज़ आर नॉट करेक्ट, वो अप्रोप्रिएट नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 feet 11 in Southeast Asian woman has an estimated fetal weight by ultrasound of 4,000 gram. 4,000 gram is 4 kg. To estimate the pelvic chemistry, you perform the clinical pelvimetry. ठीक है. अच्छा, गुड साइज बेबी है, आपने क्लिनिकल पेल्विमेट्री किया, तो आप क्लिनिकल पेल्विमेट्री में क्या देखना चाहते हो? तो क्लिनिकल पेल्विमेट्री में जो बेसिक एम होता है, हम शेप ऑफ द प्यूबिक आर्च को देखना चाहते हैं. ठीक है, जब भी हम क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं तो इसमें हमें पेल्विक इनलेट और मिड प्लेन ऑफ द पेल्विस फील नहीं होता. ठीक है. अच्छा, एक एमसीक्यू इस तरह भी आता है कि पेशेंट गुड साइज बेबी है, नेक्स्ट आप क्या करोगे? क्लिनिकल पेल्विमेट्री करोगे या अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे, जिसमें स्पेसिफिकली वो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का पूछता है. तो फिर आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है और उसमें भी आपने एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखना है मैक्रोसोमिक बेबी के लिए. ठीक है, ये भी CPSP का रिकॉल है. एक क्लिनिकल पेल्विमेट्री जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस. ठीक है. You estimate that the pelvic outlet is adequate, but there may be a problem in the mid pelvis. The intraspinous diameter of a normal pelvis should be at least how many centimeter? ठीक है, बेसिकली जब हम क्लिनिकल पेल्विमेट्री करते हैं तो हम इंट्रास्पाइनस डायमीटर को असेस कर रहे होते हैं. ठीक है, जितना ये नैरो होता है, ठीक है, उतना CPD का एलिमेंट ज़्यादा होता है. ठीक है, उतना जो है वो एबनॉर्मल लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो इसको एटलीस्ट 9 to 11 सेंटीमीटर होना चाहिए. ये भी CPSP का रिकॉल है. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है टू appreciate how different positioning of the presenting part can impact the second stage of labor. One needs to understand the pelvic axis. During the delivery, the fetal head follow the pelvic axis. What is the best way to describe this axis? ठीक है, pelvic axis जो है वो बेसिकली एक पैसेज है जिससे फीटस डिलीवर होके जाता है. ठीक है, और ये बेसिकली जो पैसेज है या pelvic axis है ये किस तरह होता है? ठीक है, बेसिकली सेंटर में जो होता है वो पेल्विक इनलेट होता है. ठीक है, मतलब जब भी फिटल का हेड पास होगा तो पोस्टीरियरली सैक्रम में होगा और उसके बाद जो है वो मतलब आउटलेट की तरफ जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर इनटू द सैक्रम एंड देन इट गोज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द आउटलेट एक्सटेंडिंग द हेड. ठीक है, तो इस पाथवे को जो बेबी या फीटल हेड पास करता है इसको हम पेल्विक एक्सेस बोलते हैं. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. अ कर्व फर्स्ट डायरेक्टेड पोस्टीरियरली दैट इज टुवर्ड्स द सैक्रम एंड देन कॉर्डेड मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बेसिकली जो है वो पोजीशन पूछी हुई है बेबी की. तो अगर आप देखें तो ये आपका इसका बेबी का देखिए सैजिटल सूचर ये ट्रांसवर्स है. ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स हो गया. अब राइट है या लेफ़्ट है ये आप देखते हैं पोस्टीरियर फ्रंटनैले की पोजीशन से. पोस्टीरियर फ्रंटनैले लेफ़्ट साइड पे है तो ये लेफ़्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है. ठीक है. Okay, you are counseling an extremely anxious 37 years old primie who admit that she is into control. She has researched analgesia in labor and has a few more questions about the pudendal nerve. The pudendal nerve can be easily blocked by local anesthetics. What does the neurological effect of the pudendal nerve block effect? बेसिकली जब भी हम प्यूडेंटल ब्लॉक देते हैं वो कब देते हैं? हम सेकंड स्टेज में देते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो वजाइनल टीयर्स होते हैं उनकी स्टिचिंग में देते हैं और ये पार्थोनिन सिस्ट और एब्सेस की IND के दौरान भी यूज़ होता है. ठीक है, तो बेसिकली हम करते क्या है इसमें प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक करने का मकसद ये होता है कि ये बेसिकली सेंसरी इनर्वेशन ऑफ पेरिनियम करता है ना प्यूडेंटल नर्व, जब आप उसको ब्लॉक करते हो तो इसलिए ये वजाइनल जो टीयर्स होते हैं सेकेंड स्टेज लेबर उनमें हेल्प आउट करता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये हेल्पफुल नहीं है. ठीक है, जस्ट ये पेरिनियम की इनर्वेशन को ही ब्लॉक करता है. तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्यूडेंटल एनेस्थेटिक ब्लॉकेज एक्म्प्लिशेस इट्स इफेक्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स. ठीक है, बेसिकली ये किन पॉइंट्स पे जो है ना नर्व्स को ब्लॉक करता है? S2, 3 और 4 के लेवल पे करता है. तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं.
व्हेन रिपेयरिंग अ पेरिनियल लैसेरेशन व्हाट इज़ द ऑप्टिमल सूचर टू यूज़ बिकॉज ऑफ द हीलिंग टाइम एंड लीस्ट पेन इन इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर क्लिनिकली आप देखें तो आप ये डेक्सॉन भी यूज़ करते हो, प्लेन कैटकट भी, वाइक्रल भी, पीडीएस भी यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन मोनोक्रेल और पीडीएस का ये डिसएडवांटेज है कि उसमें जो है जो थ्रेड की एब्जॉर्प्शन है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसके अलावा टाइम ज़्यादा लगने की वजह से उसमें हीलिंग टाइम भी इतना अर्ली नहीं होता, पेन भी ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब वाइक्रल का ऑप्शन नहीं है गाइडलाइंस पे, जो है वो वाइक्रल का मेंशन किया हुआ इन्होंने। तो दूसरा जो ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो डेक्सॉन है। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि डेक्सॉन और वाइक्रल दोनों ऐसे हैं जिनका हीलिंग टाइम भी अर्ली होता है और पेन भी कम होती है, पेन और इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अर्ली होती है। ठीक है, तो डेक्सॉन या वाइक्रल दोनों में से इसका ऑप्शन आए तो वो बेस्ट है। ठीक है, बेसिकली वो पूछता ही जा रहा है कि हमने वो थ्रेड सिलेक्ट करना है जिसका हीलिंग टाइम अर्ली हो, पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो, मींस जिसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एडमिशन ऑफ द बार्बिट्यूर्स ड्यूरिंग द लेबर। ये भी सीबीएसई का एक रिकॉल है कि अगर हम लेबर के दौरान में बार्बिट्यूरेट्स देते हैं तो बेबी की फीटल डिप्रेशन हो सकता है आफ्टर बर्थ, मतलब न्यूनेट के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए बार्बिट्यूरेट्स जो है वो आइडियल नहीं है एज एन एनर्जेटिक ड्रग ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू एस्टिमेट द ब्लड लॉस एट अ डिलीवरी टू डिटरमिन इफ मोर aggressive management of the uterine bleeding is indicated. Average blood lost during normal delivery is how many millimeters? ठीक है, तो कट ऑफ वैल्यू जो है वो 500 ml है। 500 ml से ज़्यादा हो नॉर्मल डिलीवरी के दरमियान में तो वो PPH होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है ड्यूरिंग एन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड अ रिस्ट्रिक्शन रिंग कैन फॉर्म ऑन द यूट्रस दैट कैन कंपाउंड द लैक ऑफ प्रोग्रेस इन लेबर बट डज द फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग अकर। ठीक है, ये जो रिंग की बात कर रहे हैं ना, ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में बन जाता है और इसको हम बैंडल्स रिंग कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस और लोअर जो सेगमेंट ऑफ यूट्रस होता है उनके दरमियान बनता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। ठीक है, और बेसिकली ये फर्दर ऑब्स्ट्रक्ट करता है फिटल की मूवमेंट को। ठीक है ना, तो जब हम सिजेरियन सेक्शन भी करते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा तो कि एक बैंड सा होता है, थिक बैंड सा होता है। ठीक है, अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में, जिसको आप जब कट करते हो, जब आप यूट्रस पे इंसिजन देते हो तो उसमें से ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो काफ़ी हार्ड होता है। तो जिसमें भी ये बैंडल्स रिंग होता है, ये निशानी होती है इस चीज़ की कि ये साइन है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि किस यूट्रस में रिट्रैक्शन रिंग कहाँ पे बनता है, उसकी स्पेस क्या है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है। तो ये जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अ cephalic presentation the position is determined by the relationship of what fetal part to the mother pelvis। ठीक है, तो cephalic presentation में जो पोजीशन होती है ना वो ऑक्सीपिट होती है। ठीक है, द रिलेशन ऑफ द fetal parts to one another determines which of the following। ठीक है, तो ये एटीट्यूड ऑफ द फीटस की डेफिनेशन है कि फिटल पार्ट की आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो एटीट्यूड होता है। तो आपको बेसिक पोजीशन, एटीट्यूड, लाई क्या चीज़ होती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अ प्राइमरी ग्रेविडा a patient has been having a long prodromal labor but has finally entered active phase of the stage 1. She is excited and wants to know what she would expect a typical labor course. Every duration of the active labor without epidural analgesia are best expressed by which of the following। ठीक है, ओवरऑल अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर प्राइमरी में देखो तो वो 8 आवर्स बोलता है और मल्टी में जो है वो 5 बोलता है। इसमें जो फिर जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, ठीक है, उसमें अगर आप लेटेंट देखें तो लेटेंट जो होती है वो प्राइमरी में 20 आवर्स तक जा सकती है, मल्टी में 14 आवर्स तक जा सकती है। ठीक है, इस तरह एक्टिव लेबर भी वेरी करता है। ठीक है, एक्टिव लेबर जो होता है वो भी मतलब जो मल्टी होते हैं उनमें उसका ड्यूरेशन कम होता है।
ठीक है। अब इनमें हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन ई है, उसका फर्स्ट स्टेज जो है वो 750 मिनट्स है और 750 मिनट्स ऑलमोस्ट जो है ये 12 आवर्स बनता है, ठीक है। और इस तरह जो सेकंड स्टेज है वो 80 मिनट, ठीक है। 80 मिनट तकरीबन जो है 1.5 आवर बनता है, ठीक है। तो 2 आवर्स तक हम उसको कहते हैं कि वो जो सेकंड स्टेज चलती है। अगर 2 आवर्स के बाद होती है तो वो फिर डिले की तरफ आना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज 5 to 10 मिनट्स होती है, तो 5 मिनट्स। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट 750 मिनट, 80 मिनट, 5 मिनट्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको आवर्स में कन्वर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर समझ आता है। बाकी अगर आप ऑप्शन देखें तो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। बाकी बी सी डी में जो है वो सेकंड स्टेज भी बहुत मतलब कम दी हुई है और दूसरा फर्स्ट स्टेज भी कम दी हुई है। इस तरह जो ऑप्शन ए है उसमें थर्ड स्टेज 30 मिनट्स दी हुई है, ज़्यादा दी हुई है बहुत ना, तो आइडियली 5 to 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, पेशेंट हैज़ फेल्ड टू हैव एनी फर्दर डायलिटेशन आफ्टर अचीविंग 6 सेंटीमीटर as possible reason for this secondary arrest of the dilatation are explored. You place an intrauterine catheter to calculate the intensity of her contractions, which are measured in Montevideo units. Which of the following is the Montevideo unit? अच्छा, Montevideo unit आगे मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। बेसिकली ये जो इंट्रायूटाइन प्रेशर होता है उसको असेस करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ कंट्रैक्शंस इन 10 मिनट टाइम्स देयर एवरेज इंटेंसिटी। बेसिकली हम 10 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शंस को काउंट करते हैं, इसको हम मोंटेविडियो यूनिट बोलते हैं, इसका अपना फार्मूला होता है, ठीक है। इन द नॉर्मल लेबर द प्रेशर प्रोड्यूस बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। अच्छा, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसी में बेबी के डिलीवरी के बाद जो है वो प्लेसेंटल की सेपरेशन होनी होती है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, ठीक है। तो उस दौरान जो प्रेशर होता है वो आपका 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, थर्ड स्टेज, इट्स नॉट सेकंड स्टेज, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, एट 39 वीक्स ड्यूरिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन ड्यू टू बैक्स्टन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन द पेशेंट इज फाउंड टू बी 2 सेंटीमीटर डायलेटेड, ठीक है। शी आस्क्स if anything can be prone to promote labor since she is exhausted from days of ब्रैक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आपने स्वीपिंग की है तो स्वीपिंग से क्या होगा, ठीक है ना। when of which of the following when released from the lysosome may initiate labor, ठीक है। जब पेशेंट 39 वीक्स पे टर्म पे है, 2 सेंटीमीटर अच्छा बिशप नहीं है, ब्रैक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन है, तो आपने फर्दर कोई इंटरवेंशन करने से पहले आप उसकी स्वीपिंग कर लेते हो। और स्वीपिंग में बेसिकली होता क्या है, लाइसोसोम से फॉस्फोलाइपेज ए रिलीज होते हैं जो फर्दर हेल्पफुल होते हैं इन इंड्यूसिंग द लेबर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओके, एंगेजमेंट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे हमने एंगेजमेंट को बताया था कि व्हेन द वाइडेस्ट डायमीटर इज पासिंग थ्रू द पेल्विक इनलेट, और ये वाइडेस्ट डायमीटर बेसिकली है क्या, व्हेन द ग्रेटेस्ट बाइपैरेटल डायमीटर ऑफ द फिटल हेड पासेस द पेल्विक इनलेट, ठीक है। बाकी जो है व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट गोज थ्रू द पेल्विक इनलेट, जस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं, वाइडेस्ट डायमीटर या ग्रेटेस्ट डायमीटर जब पास होता है तो तब हम एंगेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट इज लेवल विद द स्केल स्पाइन, नहीं बल्कि स्केल स्पाइन तक तो एंगेजमेंट हो चुकी होती है ना। व्हेन द ग्रेटेस्ट तो ये जो ऑप्शन डी देखें, व्हेन द ग्रेटेस्ट बाइपैरेटल डायमीटर ऑफ द हेड इज लेवल विद द स्केल स्पाइन, ये भी गलत है। व्हेन द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट पासिस थ्रू द नैरोएस्ट एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक पेल्विस, ये भी गलत है। ग्रेटेस्ट बाइपैरेटल डायमीटर या वाइडेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एन arrest of the descent, ठीक है। ड्यूरिंग द एवोल्यूशन वन कैन फील दैट इट इज़ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विद द sagittal suture transverse or oblique but closer to the symphysis than the promotive. What is a specific condition called? अच्छा, ये posterior asynclitism है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसकी की गलत बताई हुई है, इसका कॉन्सेप्ट मैं भी क्लियर करती हूँ, इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ये देख लें कि मोंटेविडियो यूनिट्स क्या चीज़ होती है। दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेज विच आर यूजली रिपोर्टेड इन मोंटेविडियो यूनिट्स विच रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इन अ 10 मिनट पीरियड, ठीक है। बेसिकली 10 मिनट के ड्यूरेशन के दौरान में ये जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती हैं उनकी इंटेंसिटी बताता है, और इट शुड बी एटलीस्ट मोर देन 200 फॉर 90% ऑफ द लेबर टू प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह उन्होंने ये बेस लाइन प्रेशर बताया हुआ है,
ठीक है। और ये हर उसमें देखें अगर तो 75 है स्टार्ट में, फिर 60 है, फिर 50 है, फिर 45 है, इन सबको प्लस करके 230 की है, ठीक है ना, जितने भी आप कॉन्ट्रैक्शंस का ले रहे हो, ठीक है। और ये सारे एटलीस्ट 200 से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, व्हाट इज़ एसिक्लिटिज्म? The sagittal suture of the fetal head may not lie exactly midway between the symphysis and the sacral promontory, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मल लेबर में क्या होता है कि जो सैचुरल सूचर होता है ना, वो सिम्फिसिस प्यूपस और सैक्रल प्रोमोटरी के दरम्यान में बिल्कुल अलाइन होता है, ठीक है। लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द फीटल हेड टू अ मोर एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन इन द पेल्विस, ठीक है। एंटीरियर एसिक्लिटिज्म हम कब बोलते हैं? व्हेन द सैजिटल सूचर अप्रोचेस द सैक्रल प्रोमोटरी सो दैट मोर ऑफ द एंटीरियर पैराइटल बोन प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू द एग्जामिनिंग फिंगर्स, ठीक है। होता क्या है कि अगर सैजिटल सूचर सैक्रल प्रोमोटरी के करीब है ना, तो फिर जब आप परवेजाना एग्जामिनेशन करते हो तो जो एंटीरियर पैराइटल बोन का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो आपको फील होता है। तो चूँकि एंटीरियर पोर्शन ऑफ पैराइटल बोन फील होता है तो उस बेस पे हम इसको एंटीरियर एसिक्लिटिज्म बोलते हैं। इस बेस पे नहीं बोलते कि सैजिटल सूचर जो है वो सैक्रल प्रोमोटरी के ज़्यादा करीब है, वो पीछे है तो मैं उसको पोस्टीरियर बोलूँगी, नहीं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स दैट आइदर एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन is presentable to the examining fingers और posterior part of the parietal bone, ठीक है। इससे अगर posterior एसिक्लिटिज्म देखें तो the sagittal suture lies close to the symphysis and more of the posterior parietal bone will present, ठीक है। मीन्स posterior एसिक्लिटिज्म हम तब बोलते हैं जब sagittal suture जो symphysis के करीब है और जब आप पीवी करते हो तो आप posterior part of the parietal bone जो होती है वो फील होती है, ठीक है। ये आपको इस पिक्चर से भी बड़ा इजीली फील होगा। अगर आप नॉर्मली देखें ना तो ये सैजिटल सूचर ये बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। लेकिन एंटीरियर एसिक्लिटिज्म में देखें कि सैजिटल सूचर की तरफ देखें जस्ट, ठीक है, कि सैजिटल सूचर जो है वो ज़्यादातर किसकी तरफ, सैक्रल प्रोमोटरी की तरफ है। और जब आप परवेजाना एग्जामिनेशन कर रहे हो तो बेसिकली एंटीरियर पार्ट जो पैराइटल बोन का एंटीरियर पार्ट फील हो रहा है, ठीक है। और अगर आप पोस्टीरियर एसिक्लिटिज्म में देखो तो ये सैजिटल सूचर के ये जो है ना वो ज़्यादातर सिम्फिसिस प्यूबिस के हैं, ठीक है। और जब आप पीवी करोगे तो आपको बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन फील होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है ना बेसिकली पैराइटल बोन की बेस पे बोला हुआ है, इस बेस पे नहीं कि सैजिटल सूचर जो है वो सैक्रम के करीब है या सिम्फिसिस प्यूबिस के करीब है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझो एक दो दफ़ा। आपको जिस तरह बताया था कि पैराइटल बोन किस तरफ होती हैं, ठीक है, सैजिटल सूचर और कॉर्नल का भी बताया था लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंगली देखो। और अगर समझ ना आए तो उसको डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करें, इसको मज़ीद क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन एजुकेटिंग अ पेशेंट अबाउट द पॉसिबल साइंस ऑफ लेबर यू मेंशन ब्लडी शो, दिस इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो ब्लडी शो होती है, ये शो होता है, ठीक है, ये भी एक लेबर का साइन है, ठीक है। लेकिन लेबर में ये ब्लडी शो होता है क्यों? बेसिकली सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेटेशन की वजह से होता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का लेबर, अगर आप जो लेबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो रेगुलर इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, नॉट जस्ट शो, ठीक है। अगर शो आ रहा है तो वो इस चीज़ का साइन है कि ये पेशेंट की डायलेटेशन और इफेसमेंट हो रही है और लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ पेशेंट इज बीइंग एवल्यूटेड फॉर एक्सेसिव पोस्टपार्टम वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर सक्सेसफुल वी बैक ऑफ अ 3.5 ग्राम इन्फेंट kg, ठीक है। ओके, वन कंसर्न इज रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू, प्लेसेंटल सेपरेशन इज फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो जैसे बेबी की डिलीवरी होती है तो बेसिकली जो यूट्रस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आती हैं, ठीक है। उस वजह से जो है वो आपको एक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, द चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द यूट्रस आफ्टर फीटल डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, 8 मिनट आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी अंडर प्यूडेंटल एनेस्थीसिया द पेशेंट हैज़ नॉट कंप्लीटेड द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, द यूट्रस इज डिस्कॉइड एंड फर्म, नो ब्लीडिंग इज एविडेंट, व्हाट शुड यू डू, ठीक है। अच्छा, मतलब बेसिकली अगर डिलीवरी हो भी गई है लेकिन आपको फर्म नहीं मिल रहा यूट्रस, द यूट्रस इज डिस्कॉइड एंड फर्म, नो ब्लीडिंग इज एविडेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मसाज करना है यूट्रस का, ठीक है, ताकि वो मज़ीद फर्म हो जाए, मज़ीद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाए। तो ये बाकी जो ऑप्शन है ना, पुल स्टेडली बट विद ग्रेटर रिएक्शन, परफॉर्म क्रेडिट मैन्यूवर
ऑगमेंट, मैनुअली रिमूव द प्लेसेंटा, नहीं करना, ठीक है ना। ओके, बेसिकली जब भी उसने ऊपर बोल दिया ना कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, मींस अभी यूट्रस, अभी जो प्लेसेंटल पार्ट है वो अंदर ही है, ठीक है, और आपको आपको मतलब फर्म और डिस्क्वायर्ड लग रहा है लेकिन ब्लीडिंग नहीं है, तो आपने मज़ीद थोड़ा सा उसको जेंटली मसाज करना है। वो उसका रीज़न ये है कि आप जब जेंटली मसाज करोगे ना तो जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है वो भी इजी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और प्लेसेंटा कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। और नॉर्मली हम अपनी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उसमें ऐसा ही करते हैं ना कि हम जो ऊपर से मतलब मसाज करते हैं थोड़ा, तो वो जो प्लेसेंटा की सेपरेशन है वो और ईजी हो जाती है, मज़ीद वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में भी ना प्लेसेंटा को रिमूव करने का। A 20 years old Clade 1 para 0 patient is having a protracted active phase with irregular contraction that appears to be of inadequate intensity. It is determined that the patient would benefit from the oxytocin augmentation. The patient is very nervous about this and asks a number of questions about the drug. Which of the following is a characteristic of oxytocin? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, इनएक्टिवेटेड बाय द ऑक्सीटोसिनेज, ठीक है। ऑक्सीटोसिनेज जो है ना ये एक एंजाइम है जो बेसिकली हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है। अ 21-year-old प्राइमी पेरस पेशेंट अराइव्स इन लेबर एंड डिलीवरी विद पुअर प्रीनेटल केयर, हर लास्ट विजिट बीइंग 8 weeks ago. She is 41 weeks by dates and says she ruptured membrane approximately 12 hours ago. ओके, 41 ईयर्स है, पोस्ट डेट भी है, ऊपर से जो है वो प्रॉम के साथ आई है, 9 पाउंड मतलब 4 kg का बेबी है, थिक मिकोनियम है, सर्विक्स 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, अभी वो लेटेंट फेस में है और उसका थिक मिकोनियम है। एंड प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ -2, द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ फेस प्रेजेंटेशन है और साथ में इतनी बाकी जो चीज़ें देखिए, पोस्ट डेट है, प्रॉम है, थिक मिकोनियम है, लेटेंट फेस ऑफ लेबर में बिशप भी इतना अच्छा नहीं है अभी तक, फिटल हार्ट टोन्स आर एक्सीलेंट, शी इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फिटल हार्ट टोन ठीक है लेकिन लेबर नहीं आ रही। अब फेस में फर्दर होती क्या है, मेंटो एंटीरियर और मेंटो पोस्टीरियर होती हैं, ठीक है। मेंटो एंटीरियर भी डिलीवर हो जाती हैं अगर मदर चाहे, मदर की विशेज़ हों, अर्ली लेबर हो, ठीक है, फिटल हार्ट बिल्कुल ठीक हो, पेल्विस एडिक्वेट हो, बेबी छोटा हो, अगर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, तब तो आप कंसिडर कर सकते हो कि जो मेंटो पोस्टीरियर है वो हम उसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट जो है ना वो ये कि आप सी सेक्शन करो। मेंटो इंटीरियर तो नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं लेकिन मेंटो पोस्टीरियर में इश्यूज़ होते हैं ना, तो इन सारे इश्यूज़ को देखते हुए आपने सी सेक्शन करना है, ठीक है, वेट नहीं करना, ठीक है। ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन की रिलीज और मेटाबॉलिज्म के बारे में है। तो इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय एन एंजाइम ऑक्सीटोसिनेज। क्वेश्चन नंबर 21 है। प्राइमरी 39 वीक्स के स्टेशन, अच्छा ये पेशेंट का ना बिशप स्कोर पूछ रहा है। बिशप स्कोर में देखें अगर तो सर्विक्स जो है 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 50% इफेस्ड, मिड पोजीशन, मॉडरेट इन कंसिस्टेंसी विद अ फीटल वर्टेक्स एट 0 स्टेशन, ठीक है। ये आपका मॉडिफाइड बिशप स्कोर है, ये आपका जस्ट बिशप स्कोर है। आपका जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू बिशप स्कोर है क्योंकि उसमें इफेसमेंट मेंशन की हुई है। मॉडिफाइड बिशप स्कोर में आप इफेसमेंट की जगह लेंथ मेंशन की हुई है, ठीक है। आपने एग्ज़ाम में अगर जस्ट इफेसमेंट दी जाए, ठीक है, तब आपने ये वाला बिशप स्कोर करना है, लेकिन अगर लेंथ का प्रॉपर हो तो फिर आपने मॉडिफाइड बिशप स्कोर यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें फेवरेबल स्कोर जो होता है ना वो मोर देन 6 होता है, बेस्ट स्कोर जो होता है वो 8 होता है। अब जो क्वेश्चन में उन्होंने इफेसमेंट दी हुई है 50%, तो ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, मिड वे में था तो ये भी पोजीशन में पॉइंट नंबर 1 है। इस तरह मीडियम कंसिस्टेंसी थी, ये भी पॉइंट नंबर 1 है। डायलेटेशन 2 तक थी, ये भी 1 है। इसमें जो स्टेशन था वो 0 तक था, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, तो ये टोटल 6 होते हैं, ठीक है, 6 सर्विक्स राइपनिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट एट दैट टाइम, ठीक है। अच्छा ये पेशेंट जो थी, अगर आप ये पूरा सिनेरियो पढ़े तो पेशेंट 3 PM पे भी 2 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, मतलब ये बिशप था, ठीक है, और 7 PM पे भी सेम ही बिशप था। तो कोई बात नहीं है, लेटेंट फेज ऑफ लेबर जो होती है वो प्राइमरी में प्रोलॉन्ग हो सकती है, 20 आवर्स तक भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आपने पेशेंट को रीअश्योर करना है और आपने उसको एनाल्जेसिया देना है, ठीक है।
कोई फर्दर इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं अगर वो हाई रिस्क पेशेंट नहीं है तो। इनके स्क्रीनशॉट्स लेने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। A 32 years old woman grabbed a 3 para 1 at term is admitted in labor with an initial cervical examination of 6 centimeter dilatation, ठीक है। Complete effacement, vertex -1, estimated fetal weight is 8 pound and her first pregnancy resulted in an uncomplicated vaginal delivery of 8 pound infant. After 2 hours there is no cervical change। देखिए 6 सेंटीमीटर के बाद जब 2 hours के लिए, ठीक है, पेशेंट के अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी बेहतर हैं और कोई चेंजेस ना हो रही हो तो इसको हम एक्टिव फेज अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। अब इसमें आपने करना क्या होता है, व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एट दिस टाइम। इसमें आप सिंटोसिनोन देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी अगर आप 10 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन देखें ना, ये 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, मतलब इतनी बेहतर नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, इसको मज़ीद थोड़ा बेहतर करना होगा ऑगमेंट करने से, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है पेशेंट का, प्रीवियस भी वो नॉर्मली डिलीवर हुई थी ना। ओके, द रूटीन यूज़ ऑफ द मिड लाइन एपिजोटमी ड्यूरिंग डिलीवरी हैज़ बीन शोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी की को भी करेक्ट कर लें कि मिड लाइन एपिजोटमी जो रूटीनली अगर हम यूज़ करना शुरू कर दें तो ये 3rd और 4th डिग्री टीयर को ज़्यादा करता है, इसके इंसिडेंस को, ठीक है। इसलिए जो मिड लाइन एपिजोटमी है इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि ये 3rd और 4th डिग्री रिलैक्सेशन को ज़्यादा करता है, इसलिए हम मीडियोलेटरल एपिजोटमी को प्रेफर करते हैं ओवर द मिड लाइन एपिजोटमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नॉर्मल लेबर इज डिपेंडेंट ऑन द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल विच स्टेटमेंट कैरेक्टराइज यूट्राइन मसल सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल लेबर, ठीक है। नॉर्मल लेबर के दौरान में जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब जब सिंटोसिनोन रिलीज़ हो रहा होता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो बेसिकली दे डिमॉन्स्ट्रेट अ कॉन्ट्रैक्टाइल सेंसिटिविटी टू द सिंटोसिनोन, ठीक है। ये बेसिक चेंजेस होती हैं लेबर में। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स PPH, ठीक है। ग्रैंड मल्टी इज अ रिस्क फैक्टर, डेफिनेटली, क्योंकि ग्रैंड मल्टी जो है वो उसमें एटोनी के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। बाकी अगर आप हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए देखें, इट इज़ प्रिवेंटेड प्राइमरली बाय द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द मैटरनल ब्लड, ये भी गलत है। सी, वुमेन विद सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया आर मोर टॉलरेंट ऑफ हैवी ब्लड लॉस, नहीं, बल्कि सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया में तो PPH के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट, उसमें वो टॉलरेट नहीं करते। ओके, ऑप्शन नंबर डी है, चेंजेस इन पल्स एंड BP आर गुड अर्ली इंडिकेटर्स ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस, ये भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो ग्रैंड मल्टी वाला ऑप्शन है, ठीक है। प्लेसेंटा एक्रीटा इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज, नहीं, प्लेसेंटा एक्रीटा जो है ना वो इतना मतलब फ्रीक्वेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रीविया, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी में तो वैसे भी इंड्यूस करते हैं, सीवियर प्रीक्लेम्पशिया में भी इंड्यूस करते हैं, IUGR में भी इंड्यूस करते हैं अगर वो माइल्ड है तो। ओके, ऑप्शन नंबर डी है, प्रीवियस माइमेक्टमी एंटरिंग द यूट्राइन कैविटी एट द फंडस, ठीक है, ये करेक्ट है। अगर प्रीवियस माइमेक्टमी की हिस्ट्री है और वो पेशेंट की ये भी साथ में हिस्ट्री नोट्स में है कि उसमें यूट्राइन कैविटी तक को भी एंटर किया, उसको ब्रीच किया है, तो फिर जो है वो रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अगर आप इसको इंड्यूस कर लोगे तो ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना पार्टोग्राम में इस तरह से प्लॉट होता है कि जो माइल्ड होते हैं ना पेन्स कॉन्ट्रैक्शन, वो लेस देन 20 सेकेंड होती है 10 मिनट की ड्यूरेशन में, और मॉडरेट जो होती है वो 20 to 40 होती है, और स्ट्रॉन्ग जो होती है मोर देन 45 है। तो उस सिनेरियो में उन्होंने हमें 40 दिया था, मॉडरेट दिया था, तो हम फिर इस वजह से हम उसको ऑगमेंट करते हैं, ताकि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आप ऑगमेंटेशन की तरफ जाते हैं ताकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आए और लेबर प्रोग्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 33 है, अच्छा, पेशेंट का ऊपर प्रॉम की हिस्ट्री है, 21 आवर्स के से प्रॉम की हिस्ट्री है, प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 33 की को भी करेक्ट कर लें कि विच मेथड इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू कंफर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया, रेफरेंसेस भी दिए हैं गाइडलाइन के कि विजाइनल पूलिंग जो है वो बेस्ट है,
हिस्ट्री 90% एंड देन स्पेकुलम एग्जामिनेशन, ठीक है। वेजाइनल पूलिंग, नाइट्रोजन फंडिंग का कोई मज़ीद जो है वो रोल नहीं है। पेल्विक एग्जामिनेशन भी एक वेग टर्म है, ठीक है। वेजाइनल पूलिंग इज़ बेसिकली कैन बी सीन बाय द स्पेकुलम एग्जामिनेशन, कोम स्ट्रेस भी नहीं करते इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 में वो पूछ रहा है कि सर्वाइकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ डायलेटेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर, 50% इफेसमेंट, -1 स्टेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, स्पॉटेनियस रप्चर फ्रॉम रेंज कंफर्म्ड, व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एट दिस टाइम। अच्छा, इस टाइम में एक पेशेंट जिसके 21 आवर्स हो चुके हैं प्रॉम को, ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्क फैक्टर है कि इस पेशेंट में हम जीबीएस का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जीबीएस प्रोफाइलैक्सिस देंगे, स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। हर प्रॉम वाले पेशेंट में नहीं कराते हैं। जो हाई रिस्क फॉर जीबीएस होते हैं, जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इन्फेंट की जीबीएस की हिस्ट्री होती है या प्रेगनेंसी के दौरान में जीबीएस की हिस्ट्री होती है, तो वो ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं। उनमें तो हमने करानी करानी जिस तरह हम जीबीएस का एक के रूप को फॉलो करते हैं कि फ़्लो चार्ट को, ठीक है। लेकिन जो भी पेशेंट जिसका प्रॉम मोर देन 18 आवर्स हो जाता है तो उसमें जीबीएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन ऑप्शन है ना कि परफॉर्म इन इमीडिएट सीजरियन सेक्शन में नहीं करना है, एमनी इन्फ्यूजन का भी कोई रोल नहीं है, कंडक्ट अ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, ये भी नहीं करना, एम्बुलेट द पेशेंट, पेशेंट को मोबिलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ड्रॉपिंग ऑफ द फीटल हेड, ड्रॉपिंग ऑफ द फीटल हेड इनटू द पेल्विस, ठीक है। जब जो फीटल हेड पेल्विस में जब ड्रॉप होता है, इस प्रोसेस को हम लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। 36 है, एंड्स विद द कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ये, बिगिनस विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। यानी कि बेबी अगर डिलीवर हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है। 38 है, एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। मतलब ये कि बेबी डिलीवर हो गया तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ख़त्म हो गई। अच्छा, 39 है, 39 वीक्स gestation, a woman is admitted to labor and delivery, her cervix is long and closed, the fetus is found to be a vertex presentation by palpation, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ल्यूपोल्ड मैनुअर करते हो ना तो उसमें आपको फील होता है कि ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा वो ल्यूपोल्ड मैनुअर में हम ये देखते हैं कि पेल्विक ग्रिप और ये लेटरल ग्रिप, फंडल ग्रिप। क्वेश्चन नंबर 40 है, जेंटल कांस्टेंट एब्डोमिनल प्रेशर इज अप्लाइड टू कॉज अ फीटल वर्टेक्स टू रोटेट आउट ऑफ द फंडल एरिया एंड टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो ये कौन सा प्रोसीजर है, ये ईसीवी है, ठीक है, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन, जो हम ब्रीच या ट्रांसफर्स बेबी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द वर्टेक्स डिलीवर्स बट जेंटल डाउनवर्ड ट्रैक्शन फेल्स टू इफेक्ट डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, ठीक है। तो ये शोल्डर डिस्टोशिया की डेफिनेशन है। ओके, the vertex delivers but gentle downward traction fails to affect delivery of the anterior shoulder, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, शोल्डर डिस्टोशिया है, ठीक है, और इसमें हम मैक्रोबिट मैनुअर करते हैं, तो ये मैक्रोबिट मैनुअर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ रैपिड लेबर विद अ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हैज़ टेकन प्लेस एंड अ इन्फेंट इज क्राउनिंग, ठीक है। मदर इज इन पुअर कंट्रोल सो अटेम्प्ट आर मेड टू स्लो द डिलीवरी ऑफ द वर्टेक्स टू अवॉइड पेरिनियल वेजाइनल लेसरेशन, ठीक है। तो एक मैनुअल होता है जिसको हम बोलते हैं रिडजन मैनुअल। रिडजन मैनुअल में बेसिकली क्या करते हैं कि कंट्रोल्ड हेड की डिलीवरी करते हैं, ठीक है, पेरिनियम को सपोर्ट करते हैं और दोनों हाथों से, ठीक है, कंट्रोल्ड करते हैं जो बेबी के हेड की डिलीवरी को, ठीक है, ताकि पेरिनियल वेजाइनल लेसरेशन ना हो। तो इसको हम रिडजन मैनुअर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, question number 43, a 24 years old Gravida 3 para 0 presents in early labor at 39 weeks, she has a pre-pregnancy BMI of तो 48, बहुत ज़्यादा है BMI इसका। पहला रिस्क फैक्टर देखिए, her 1 hour 50 gram glucose screen was 138, no 3 hours were ordered, okay। An ultrasound last week noted an AFI of 24 centimeter, poly भी है ये patient। The fetus was noted to have extra fatty tissues around the body and has an estimated weight of 4.3 kg। अब पेशेंट का अपना देखें तो BMI भी ज़्यादा है, ठीक है, पोली भी है, इस तरह देखिए 4.3 kg का बेबी भी है। द पेशेंट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड कैन ओनली स्लीप सिटिंग अप इन द चेयर। गिविंग द क्लिनिकल सिचुएशन एंड इंडक्शन इज स्टार्टेड एंड 24 hours or later शी इज़ इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अब
क्वेश्चन नंबर 43 में पूछता है इन एंटिसिपेशन ऑफ अ पॉसिबल पीपीएच ड्यू टू प्रोलॉन्ग इंडक्शन एंड मैक्रोसोमिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सेस ब्लड लॉस। ठीक है, अब गाइडलाइंस में वो रिकमेंड करते हैं कि आप 600 माइक्रोग्राम जो है वो मिसोप्रोस्टोल पर रेक्टम दो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एज अ प्रोफाइल एक्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल शोल्डर डिस्टोशिया गिवन द फिटल मैक्रोसोमिया। ठीक है, इसमें मतलब अगर आप कोई भी पेशेंट है जिससे फिटल मैक्रोसोमिया है, प्री प्रेगनेंसी जो पेशेंट का बीएमआई भी ज़्यादा है और आप सस्पेक्ट करो कि इस पेशेंट में शोल्डर डिस्टोशिया होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्टाफ होता है, अटेंडेंट होता है, उनको रूम में हम हेल्प के लिए बुलाते हैं फॉर मैक्रोबिट मैन्यूअर। ठीक है, बेसिकली ये एम होता है शोल्डर डिस्टोशिया की प्री प्रिपरेशन का, अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 45 है इफ़ द पेशेंट हैज़ अ सी सेक्शन ड्यूरिंग अर्ली पोस्टमार्टम रिकवरी व्हाट इज़ द बेस्ट लेवल फॉर हर ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, बेसिकली वो पूछना ये चाह रहा है कि चूँकि प्री प्रेगनेंसी पेशेंट का बीएमआई ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट में जो होते हैं स्लीप एपनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अगर उन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए आइडियल जो सेचुरेशन है वो 94% होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, जो मिसोप्रोस्टोल की जो फिगो की रिकमेंडेशंस है ना, तो अगर आप इसमें देखो तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्रोफाइल एक्सेस में, ठीक है, पीपीएच की प्रोफाइल एक्सेस में 600 माइक्रोग्राम पर ओरल देना है। ठीक है, या पीपीएच अगर पीपीएच की सेकेंडरी प्रिवेंशन में 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल देना है, और पीपीएच की जब आप ट्रीटमेंट की बात होगी तो तब उसमें हमने 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल देना है। ठीक है, तो पर रेक्टल का जो है वो अब जो मिज़ो की जो रिकमेंडेशन है उसमें नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो प्रोफिलैक्सिस में 600 माइक्रोग्राम पर ओरल है और ट्रीटमेंट में जो है वो 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस पर रेक्टल का, तो इसलिए हमने इसमें पर रेक्टल किया है। थैंक यू सो मच।